Assalamu alaikum. Welcome to O-Level Economics 2281 Last Minute Lifeline. In this video, we'll be talking about the 2-mark questions from the 2019 paper, All Variants. Question is define a floating foreign exchange rate. It's of 2 marks. The value of a currency determined by its demand and supply or market forces against other currencies. जब एक करेंसी की वैल्यू उसकी डिमांड और सप्लाई से डिटरमिन होती है तो इसको कहा जाता है फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट। और कुछ और तरीके के भी एक्सचेंज रेट्स होते हैं सच एज अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें हुकूमत एक रेट दे देती है। फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़, तो कुछ भी हो जाए डॉलर आपको 100 रुपये पे मिलेगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट हुकूमत सेट कर देती है, उसके दरमियान मार्केट के फोर्सेस पे छोड़ देते हैं और हुकूमत उस वक्त तक उसकी रेट चेंज करने की कोशिश नहीं करती जब तक कि वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट से नीचे ना निकल जाए। When is a market in equilibrium? Equilibrium price is the price at which the quantity demanded and supplied are equal. No pressure for price to change. जब आप लिखेंगे no pressure for price to change, एग्जामिनर आपको इसका 1 नंबर देगा। It means that equilibrium is a market clearing price. There is no shortage and no surplus, right? So please remember that इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होती है या मार्केट उस इक्विलिब्रियम पर होती है जब क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस को चेंज होने का कोई प्रेशर नहीं है। डिफाइन अ लॉस व्हेन टोटल कॉस्ट्स एक्सीड टोटल रेवेन्यू। आप यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, पूरा लिखेंगे, टोटल कॉस्ट लिखेंगे और टोटल रेवेन्यू लिखेंगे। ये एक चीज़ हो गई और दूसरी चीज़ है एक्सीड लिखेंगे। जब आपकी कॉस्ट्स यानी कि किसी भी बिजनेस को चलाने की कॉस्ट खर्चे उसके रेवेन्यू आमदनी से ज़्यादा हो, ये लॉस होता है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? इज द क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस, कितना बेचा और कितने पे बेचा, ये आप निकालेंगे तो निकलता है रेवेन्यू। और टोटल कॉस्ट दो तरह की चीज़ों पे डिपेंड करता है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जितना बनाओगे उतना कॉस्ट ज़्यादा आएगी, जितना कम बनाओगे उतनी कॉस्ट कम होगी, सच एज रॉ मटेरियल की प्राइस एक्सेट्रा, कॉस्ट एक्सेट्रा। फिक्स कॉस्ट का कोई ताल्लुक आउटपुट से नहीं होता। आपकी आउटपुट कुछ भी हो जाए, ज़ीरो बनाओगे तब भी रेंट 50,000 देना है, 10,000 यूनिट बनाओगे तब भी 50,000 आपको रेंट देना है। इन दोनों को ऐड करोगे, वेरिएबल और फिक्स्ड, तो मिलता है टोटल कॉस्ट। जब आपकी टोटल कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा हो लॉस होता है, जब आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है। आइडेंटिफाई टू फंक्शंस ऑफ मनी, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन है मनी हैज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि मनी की एक वैल्यू होती है, मनी इज़ यूज्ड एज सेविंग, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि लेन देन करने में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा दो और फंक्शंस हैं मनी की, सच एज यूनिट ऑफ अकाउंट। इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू, दो चीज़ों को कंपेयर करने में पैसे की मदद से कंपेयर करते हैं आप। और मेथड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, किसी और डेट के ऊपर फ्यूचर में पेमेंट करने में आसानी रहती है। Define a multinational company. It's an organization which operates and produces in more than one country apart from its own country. ये याद रखिएगा कि इस डेफिनेशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने मुल्क के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में, मोर देन वन कंट्री, एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट करती है। ऑपरेट का लफ्ज़ लिखेंगे, यानी कि प्रोड्यूस करती है और वहाँ के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से फ़ायदा उठाती है। ये दोनों चीज़ें आपकी डेफिनेशन में होंगी तो 2 नंबर मिलेंगे आपको। प्लीज ये नहीं लिखेगा डू नॉट राइट सेल्स इन मोर देन वन कंट्री। अगर आपने ये लिखा है इन ऑर्गेनाइजेशन विद सेल्स इन मोर देन वन कंट्री, आपको डेफिनेशन, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं, उसमें यूनिलीवर एक बहुत बड़ी कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, शेल मल्टीनेशनल है। यूनिलीवर जो है वो क्या बनाता है? लक्स शैम्पू, फॉर एग्जांपल अगर सोप की बात करें, अगर शैम्पूज की बात करें तो वो क्लियर बनाता है, सनसिल्क बनाता है, वॉल्स आइसक्रीम, लिप्टन चाय, सर्फ एक्सेल। उसी तरीके से प्रॉक्टर एंड गैम्बल पैम्पर्स प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से वो दूसरी चीज़ें, सेफ गार्ड बनाता है, वो एरियल बनाता है। सो मल्टीनेशनल कंपनी। पेप्सी भी है, पेप्सी का प्लांट है। इवन यूनिलीवर एंड पीएनजी बोथ हैव प्लांट्स इन पाकिस्तान।
Identify two fiscal policy measures, increase government spending and reducing taxation. Fiscal policy क्या होती है? अच्छा, ये याद रखिएगा, ये चीज़ हमने अपने मॉक में भी देखी है अभी बहुत रिसेंटली कि बच्चों ने इसमें लिख दिया कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। बेटा ये टाइप्स हैं, मेजर्स नहीं हैं, ये टाइप्स हैं। जब आपको एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करनी होती है ताकि आपकी जीडीपी बढ़े तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं। जब आप इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हो, टाइट करते हो, पीछे की तरफ खींचते हो ताकि लोग ज़्यादा डिमांड ना करें, तो उसको कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़ हैं जिससे गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस या चेंज करने की कोशिश करती है। और वो कैसे करती है? बाय चेंजिंग टैक्सेशन, टैक्सेस का रेट आगे पीछे करके, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब है हुकूमत इकोनॉमी में कितना पैसा लगा रही है। Identify two types of business organizations that operate in the private sector. Private sector is a business in which businesses are owned by private individuals और ग्रुप्स जिनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता। उसकी दो एग्जांपल्स हैं, सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप्स। सोल ट्रेडर्स आर businesses operated by one owner and partnerships are businesses which are operated between more than one and 25 private owners. Identify two methods of trade protection other than tariffs. ट्रेड प्रोटेक्शन का मतलब है कि हुकूमत इम्पोर्ट्स को कम करने की कोशिश कर रही है, अपनी इकोनॉमी को बाहर की गुड्स से प्रोटेक्ट कर रही है। तो उसका दो तरीके जो बहुत कॉमन है वो हैं टैरिफ्स एंड कोटास। कुछ मेजर इसको जल्दी से देख लेते हैं, ये पहले भी आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। भाईजान इसके बगैर एग्जाम में मत बैठिएगा। टैरिफ्स आर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स। जब आप इम्पोर्ट्स पे आपके मुल्क में आने वाली चीज़ों को इम्पोर्ट कहते हैं। अगर आप बाहर से किसी और कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं उस पे आप टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ इज लाइक ऑफ अ टैक्स, उससे उनकी कीमतें महंगी हो जाती हैं। कोटा, आप लिमिट सेट कर देते हैं कि इससे ज़्यादा दूसरी कंट्री आपको इम्पोर्ट नहीं कर सकती, एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, यानी कि आपके मुल्क में बाहर से इससे ज़्यादा तादाद से ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट नहीं होंगी। वर्स, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, एक्सपोर्टिंग कंट्री अपने ऊपर पाबंदी लगा देती है, ठीक है, कि मैं इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट आपको नहीं दूंगी। सब्सिडीज, इंसेंटिव्स बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। हुकूमत की तरफ से डोमेस्टिक आपकी लोकल कंपनीज को हुकूमत पैसे देती है, उनके बिल वगैरह अखराजात कम करने की कोशिश करती है ताकि उनका मुनाफा बढ़े, और वो इसलिए हो ताकि वो इम्पोर्ट से कम्पीट कर सकें। एम्बार्गो, सॉरी, रेगुलेशंस का मतलब होता है पेपर वर्क, यानी कि इस तरीके से मुश्किल कर दिया जाए इंपोर्टिंग कंपनीज के लिए कि अपने मुल्क में वो प्रोडक्ट आपके मुल्क के अंदर वो एक्सपोर्ट कर ही ना पाए और आपका मुल्क इंपोर्ट ना कर पाए। आप हिलाल के सर्टिफिकेट मांग लें, पुप्पे के नाने का, ताये का CNIC मांग लें, उसको उलझा के रखें ना, लाल बत्ती के पीछे लगा के रखें, वो खुद ही हाथ जोड़ ले, बोले नहीं भाई नहीं करना मुझे। एम्बार्गोज, कंप्लीट बैन ऑन इम्पोर्ट्स। आप एक उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते कंट्रीज पे कि इस कंट्री से मैं इम्पोर्ट नहीं करूँगा। बहुत रिसेंटली तक, इवन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, चाइना ने पाकिस्तान की बीफ और मटन के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी और मेरे ख्याल से इंडिया के ऊपर अभी भी है। डिफाइन कैपिटल गुड्स, मैन मेड गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इंसान की बनाई हुई वो चीज़ें जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हों। Identify two supply side policy measures, subsidies and privatization. What is supply side policy? Supply side policies are government policies which will improve or increase aggregate supply or the production capacity of an economy. Aggregate supply basically क्या होती है? एक इकोनॉमी की काम करने की पोटेंशियल होती है, उसकी कैपेसिटी होती है। आप एग्रीगेट सप्लाई को बस पीपीसी से याद रखो, किसी भी मुल्क का पीपीसी उसकी एग्रीगेट सप्लाई होती है, ठीक है, और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, राइट। एग्जाम्पल्स आर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड फ्री ट्रेड। जितना आप अपने लोगों की एजुकेशन पे खर्चा करोगे उतना उनमें काम करने की सलाहियत ज़्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी। जितना उनको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दोगे उतना वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी। तो ये सारी जो मेजर्स हैं ये एग्रीगेट सप्लाई या सॉरी सप्लाई साइड पॉलिसीज कहलाई जाती हैं। आइडेंटिफाई टू रीजंस व्हाई मार्केट फेलियर में अकर, इग्नोरिंग एक्सटर्नल कॉस्ट एंड एक्सटर्नल बेनिफिट्स। What are market failure? पहले तो ये बताएं, market failure is when the forces of demand and supply are unable to allocate resources efficiently. जब consumers और producers इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए सही फैसले ना ले पाए, इसको मार्केट फेलियर कहते हैं।
एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन थर्ड पार्टी। और एक्सटर्नल बेनिफिट क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन थर्ड पार्टी। सो मार्केट फेलियर के कुछ सिम्टम्स हैं। कैसे पता लगता है मार्केट फेल हो गई है? पहले तो डीमेरिट गुड्स की ओवर कंजम्पशन होगी। डीमेरिट गुड्स वो होते हैं जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी यानी कि नुकसान होता है। ऐसी इकोनॉमी के अंदर जो फेल हो चुकी हो, आपको ऐसे प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। मेरिट गुड्स जिससे एक्सटर्नल बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, वो आपको कम मिलेंगे। पोल्यूशन नज़र आएगी। अब्यूज़ ऑफ मार्केट पावर, जो कंपनीज बड़ी बड़ी हैं वो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करेंगी, अपनी मर्जी की पॉलिसीज लेकर आएंगी। शॉर्ट टर्मिज्म, शॉर्ट मुनाफा देखा जाएगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म मुनाफे की कोई बात नहीं करेगा। नो पब्लिक गुड्स, ऐसी इकोनॉमी के अंदर पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। बाय बिकॉज ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन वायबल। ये नहीं आता तो ये पिछले वीडियोस में दिया हुआ है, इसको प्लीज कर लीजिएगा। State the formula used to calculate PED, price elasticity of demand. It is the percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. यानी कि अगर मैं अपनी प्राइस को चेंज करूं तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना असर आएगा। अगर पीईडी इज ग्रेटर देन 1 तो एक प्रोडक्ट इज सेड टू बी इलास्टिक, यानी कि इट इज सेंसिटिव टू प्राइस, प्राइस की चेंज का पे असर पड़ेगा। इफ पीईडी इज लेस देन 1 इट इज इनइलास्टिक, प्राइस कुछ भी कर दो क्वांटिटी उतनी ही या थोड़ा बहुत चेंज आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। आइडेंटिफाई टू रीजंस वाई पीपल आर लिविंग लॉन्गर, वो क्या वजह है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा लंबी जिंदगियां गुजार रहे हैं? बेटर हेल्थ केयर एंड इम्प्रूव इनकम्स। हेल्थ केयर से लोग ज़्यादा अरसे तक बेहतर जिंदा रहते हैं और इम्प्रूव इनकम से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। आप बेहतर चीज़ें खाते हैं, बेहतर क्वालिटी ऑफ हाउसिंग होती है, आपका नुकसान कम होता है, आप ज़्यादा अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। आइडेंटिफाई टू वेज द गवर्नमेंट कुड इनकरेज सेविंग, वो दो क्या तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट सेविंग को इंश्योर कर सकती है या बढ़ा सकती है? Increased interest rates पहला and reduce compulsory save and introduce compulsory saving programs. So once you increase the interest rate, people will save more because now they are getting more money on their investment. उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, सेव करने का फ़ायदा है। और कंपलसरी सेविंग प्रोग्राम हुकूमत कहे कि यहाँ जो बंदा नौकरी करता है उसको इतने पैसे एक सेविंग प्रोग्राम में तो हर साल या हर महीने डालने ही डालने। आइडेंटिफाई टू कंपोनेंट्स ऑफ द HDI। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और उसका जो पहला जो कंपोनेंट है वो है जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि जीडीपी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल ऑफ द इकोनॉमी एंड एजुकेशन। ठीक है, जितना लोगों की जीडीपी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी उतना उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। एचडीआई क्या मेजर करता है? लिविंग स्टैंडर्ड। जितनी एजुकेशन बढ़ेगी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो एचडीआई ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और इसके अलावा एक थर्ड कंपोनेंट है वो है हेल्थ केयर। तो ये तीन कंपोनेंट्स मिला के एचडीआई के कंपोनेंट्स बनते हैं। आइडेंटिफाई टू एग्जाम्पल्स ऑफ लैंड यूज्ड इन ग्रोइंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। लैंड का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड का मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं होता, इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर के अंदर लैंड क्या इस्तेमाल होता है? सॉइल, मिट्टी एंड वाटर। दिस इज टू पीसेस ऑफ लैंड। आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान डिफरेंस बताना है आपने। तो सेलिंग ऑफ डोमेस्टिक गुड्स अब्रॉड आर एक्सपोर्ट्स एंड परचेजिंग ऑफ फॉरेन गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। एक में आप अपनी चीज़ें बाहर बेचते हैं और एक में बाहर की चीज़ें खरीदते हैं। Identify two characteristics of perfect competition. Perfect competition is a market structure, एक मार्केट को अरेंज करने का तरीका है where there are many buyers and many sellers, और जो बेचने वाले हैं वो they are selling almost identical products और homogeneous products। उनमें इतना मसला मतलब उन प्रोडक्ट्स के दरमियान आपस में इतना कोई फ़र्क नहीं है। अदर टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आर मोनोपोलीज, जहाँ के ऊपर एक ही सिंगल सप्लायर है। ओलिगोपोलीज, 3-4 डोमिनेंट सप्लायर्स हैं। ड्यूपोलीज, दो बेचने वाले हैं सच एज पेप्सी एंड कोक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहाँ के ऊपर अपने अपने इलाकों के अंदर छोटी छोटी मोनोपोलीज हैं। Define tertiary sector and give an example of an industry operating in the tertiary sector. Sector which provides services such as banking and healthcare। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सर्विसेज के बारे में मेंशन करेंगे और फिर आप हर हाल में
एक एग्जाम्पल तो मिनिमम लिखेंगे। आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन अ टैक्स एंड सब्सिडी। टैक्स और सब्सिडी में क्या फ़र्क है? टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, सब्सिडी गवर्नमेंट के लिए पेमेंट है। सब्सिडी गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सो टैक्सेस आर पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट एंड सब्सिडीज आर ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स। Identify the difference between economic growth and recession. Increase in output produced by an economy is economic growth. Recession is a decline in the output produced in an economy. यानी कि जब आपकी ग्रोथ होती है तो आपके मुल्क में बनाई हुई चीज़ें की तादाद या उनकी वैल्यू बढ़ती है, और जब आपकी इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो आपकी जो जीडीपी है उसकी जो वैल्यू आउटपुट है वो डिक्रीज होती है। डिफाइन सेविंग। इनकम नॉट स्पेंट इज सेविंग। वो इनकम का हिस्सा जो कि खर्च ना हो वो सेविंग कहलाया जाता है। Define wages, amount earned by workers for work done. Amount earned by workers यानी कि जो वर्कर्स काम करते हैं उसके बदले में जो उनको रिवॉर्ड मिलता है उसको वेजेस कहा जाता है। Define a trade in service deficit। ये करंट अकाउंट का क्वेश्चन है। When import of services in an economy are greater, यानी कि आप बाहर मुल्कों से सर्विसेज ज़्यादा खरीद रहे हैं और आपकी सर्विसेज इतनी नहीं कोई खरीद रहा, उसकी इतनी बिक्री नहीं है। When import of services in an economy are greater than its export of services in a given time period, this is known as a defined in trade and services deficit। करंट अकाउंट के चार हिस्से होते हैं, एक बैलेंस ऑफ ट्रेड गुड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड सर्विसेज, प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम। I hope this helps. I was a little fast, but it was just so that you could understand everything। जब तक आप अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे, कोई डेफिनेशंस नहीं लिखेंगे, आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू।